जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी आपकी ये है कि राष्ट्रीय आय को मापने में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो पहले ही अंतिम वस्तुओं में शामिल हो चुका है। इसलिए अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को अलग से शामिल करेंगे तो दोहरी गणना की गलती बन जाती है। इसलिए हमेशा हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। इसलिए अलग से कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को राष्ट्रीय आय में कभी भी हम शामिल नहीं करते, क्योंकि उनका उत्पादन उसी वर्ष शामिल हो चुका है जिस वर्ष इसका उत्पादन हुआ है। क्या मतलब हुआ कि जिस साल इसका उत्पादन किया गया है उसी साल उसकी वैल्यू को हमने शामिल कर लिया। और अगर हम दोबारा से इसकी वैल्यू को शामिल करते हैं तो ये हमारी दोहरी गणना की गलती को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारा ये पेन है और जिस वर्ष इस पेन का उत्पादन किया गया उसी वर्ष इस पेन की वैल्यू को शामिल कर लिया गया था। अगर इस पेन को हम दोबारा से बिक्री करते हैं तो इसकी वैल्यू को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोबारा दोहरी गणना की गलती को प्रदर्शित करेगा। अगला नंबर, स्वभोग के लिए सेवाओं को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सेवाओं के मूल्य का सही अनुमान लगाना, उसका मापना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे कि एक गृहिणी अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है तो उस भोजन बनाने के बदले में जो सेवा दे रही है उस सेवा की वैल्यू को मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इतनी कठिन काम होने की वजह से इसको कभी भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अगला नंबर आता है, स्वउपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्वउपभोग के लिए जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसकी वैल्यू का हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जैसे गेहूं है, एक किसान गेहूं का उत्पादन अपने और अपने परिवार के लिए करता है और वह 2000 रुपये का गेहूं अपने और अपने परिवार के लिए उत्पादित किया तो उसकी वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि हमने गेहूं के मूल्य का बाजार मूल्य का अनुमान लगा लिया है। अगला नंबर, मकान का आरोपित किराया। इसका मतलब ये होता है कि जब मकान मालिक अपने मकान में स्वयं रहता है और किराए के बराबर ही वो सुविधा प्राप्त करता है तो उसको हम मकान का आरोपित किराया कहते हैं, और इसकी वैल्यू को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसा मकान का आरोपित किराया शामिल किया जाता है, लोग जो अपने घरों में रहते हैं कोई किराया नहीं देते, परंतु वह घर की सेवाओं का लाभ वैसे उठाते हैं जैसे कि वे लोग जो किराए पर रहते हैं। इसका मतलब उसकी वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर और 6 नंबर तक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना।